इस कहानी का मेन कैरेक्टर ताइची, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था, वो अपनी फ्रेंड रिन के साथ घर की ओर लौट रहा था। लेकिन तभी कोई उसे दूसरी दुनिया में समन करता है। वहाँ जाने के बाद ताइची को पता चलता है कि उसके पास में ऐसी मैजिकल पावर्स है जिससे वो चुटकियों में एक नेशन तक को खत्म कर सकता है। लेकिन उस पावर को यूज करने के लिए उसे हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। पर ट्विस्ट यहाँ आता है, जहाँ ताइची की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तभी बैटल भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ताइची को बिना ट्रेनिंग के ही फाइट करनी पड़ती है। अब आखिर आगे क्या होगा हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम एक बैटलफील्ड को देखते हैं, जहां पर काफी सारे सोल्जर्स आपस में लड़ रहे होते हैं और उन सोल्जर्स के बीच में कुछ मैजिशियंस भी होते हैं जो कि अलग अलग मैजिक यूज करके अपोनेंट पर अटैक करते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो उन सभी सोल्जर्स से कहती है कि तुम सब लोग फैल जाओ और उन पर राइट साइड से हमला करो। उसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं और वो भी एक मैजिशियन थी जो कि लिबरेट स्पेल शॉक का यूज करती है। और उसके बाद हमें बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज हमारे प्रोटेक्नेस्ट की होती है और वो कहता है कि मैं और रिन कुछ महीनों पहले हाई स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे। और तभी वहाँ पर एक और मैजिशियन आती है, जिसे देखकर वो सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सोल्जर्स कहते हैं कि तुम तो फॉलिंग लीव्स मैज हो। और अब ये बात सुनकर वो मैजिशियन कहती है कि अच्छा, तो तुम लोग मुझे पहले से ही जानते हो, इस बात के लिए तुम सभी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और उसके बाद वो मैज एक अटैक करती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बूट कैंप एरिया को देखते हैं, जहाँ पे सारे एनिमी सोल्जर्स रहते हैं और वहाँ पे भी एक धमाका होता है, जहाँ एक सोल्जर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ताइची होता है और वो कहता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं चीट कर रहा हूँ। और उसके बाद वो एक मैजिक कास्ट करता है। तभी सीन कट होता है और हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ ताइची अपने स्कूल यूनिफॉर्म में होता है और वो कहीं जा रहा था। तभी ताइची को पीछे से आवाज आती है और वहाँ पर उसे रिन दिखाई देती है। अब रिन ताइची के पास आती है और वो ताइची को गुड मॉर्निंग बोलती है। और तभी ताइची रिन से पूछता है कि क्या तुम टेनिस की प्रैक्टिस करके आ रही हो। तभी रिन कहती है कि टूर्नामेंट पास आ रहे हैं, इसीलिए मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हूँ, या तुम भी क्लब्स ज्वाइन करने वाले हो। लेकिन ताइची मना कर देता है। इस बात पर रिन कहती है कि तुम तो हमेशा से एथलेटिक थे, तुम ऐसा करके अपने टैलेंट को बर्बाद क्यों कर रहे हो। तभी हम ताइची के पास में एक लीव को देखते हैं, जो कि उड़ते हुए उसके कान के पास आती है और शायद से वो एक मैजिकल लीव थी। और उस लीव के अंदर से ताइची को अपना नाम सुनाई देता है और ये नाम सुनने के बाद ताइची पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ उसे एक स्टूडेंट दिखाई देता है, जो कि साइकिल से काफी स्पीड में उनकी ओर आ रहा था। लेकिन उस स्टूडेंट का ध्यान सामने नहीं था, क्योंकि वो मोबाइल यूज कर रहा था। अब ये चीज देखकर ताइची रिन को हटा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत बड़े मैजिकल सर्कल को देखते हैं, जिसके पास में एक प्रिंसेस होती है। वो प्रिंसेस एक स्पेल कास्ट करती है। अब उसके ऐसा करते ही वो सर्कल ग्लो करने लग जाता है। वहीं प्रिंसेस कहती है कि जैसा मेरे फादर ने बताया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही सर्कल बनाया है। लेकिन तभी प्रिंसेस के पीछे से एक आदमी आता है, जो कि प्रिंसेस के गार्ड को मार देता है। अब प्रिंसेस उस आदमी को देखती है, जहाँ वो आदमी प्रिंसेस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उस आदमी ने अभी अभी एक गार्ड को मारा था, तो उसके चाकू पर उस गार्ड का खून लगा हुआ था और वही खून उस सर्कल पर लग जाता है, जिससे वह सर्कल डीएक्टिवेट होने लग जाता है। अब वो आदमी प्रिंसेस के बिल्कुल पास आ चुका था, वो उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एक और गार्ड आ जाता है, जो कि उस आदमी को पीछे से स्टेप करके मार देता है। अब वो गार्ड प्रिंसेस से कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन प्रिंसेस, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी, वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी हम उस सर्कल को देखते हैं, जो कि अभी भी डीएक्टिवेट नहीं हुआ था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रिन और ताइची को देखते हैं, जहाँ ताइची कहता है कि वो स्टूडेंट हमारे काफी पास से गुजरा है, उसे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। और अब ताइची रिन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तभी रिन ताइची से कहती है कि तुम नीचे देखो। ताइची देखता है तो उसे पता चलता है कि जमीन पर एक मैजिकल सर्कल बना हुआ है। अब ताइची उस सर्कल से बाहर निकलता है, लेकिन वो सर्कल ताइची के पीछे पीछे आ रहा था। अब ताइची का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये सर्कल आखिर मेरा पीछा
क्यों कर रहा है। अब ताइची को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो रिन से कहता है कि तुम इस सर्कल से दूर हटो, पर रिन ताइची की बात नहीं मानती तो ताइची उसे उस सर्कल से बाहर धक्का देता है। लेकिन जैसे तैसे रिन वापस उस सर्कल के अंदर आ जाती है और अब वो दोनों ही एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। अब ताइची की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक अलग जगह पर आ चुके हैं, जहाँ वो सबसे पहले रिन के पास जाता है। रिन की भी आंख खुलती है तो ताइची कहता है कि तुम ठीक हो, और तभी रिन देखती है कि ताइची उसके पास है तो वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। तभी रिन कहती है कि आखिर हम कहाँ पर है, और तभी रिन को याद आता है कि उसके पास मोबाइल है। वो जैसे ही अपना मोबाइल निकालती है तो उसे पता चलता है कि उस मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रिन ताइची से कहती है कि सबसे पहले हमें घर ढूंढने चाहिए, शायद हो सकता है कि वहाँ पर हमें नेटवर्क मिल जाए। तभी ताइची रिन से कहता है कि क्या तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लगती? तुमने तो वो मैजिकल सर्कल भी देखा था, वैसे वो सर्कल कोई कंप्यूटर का ग्राफिक तो नहीं हो सकता। लेकिन ताइची की बातें सुनकर रिन को कुछ भी समझ नहीं आता। तो ताइची कहता है कि जब मैं उस सर्कल के ऊपर था तब मैंने कुछ स्पेशल एनर्जी को महसूस किया था। लेकिन रिन को ताइची की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर एक हॉर्स आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर रिन कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। अब ताइची उस हॉर्स को देखता है और वो रिन से कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। अब वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो हॉर्स भी उनका पीछा करता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं, जहाँ ताइची कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी हॉर्स नहीं है। और अब ताइची रिन से कहता है कि क्या तुम भाग सकती हो, लेकिन रिन को समझ नहीं आता। ताइची फिर कहता है कि मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा, तब तक तुम यहाँ से भाग जाना। लेकिन रिन मना करते हुए कहती है कि अगर मैं भाग गई तो वो हॉर्स तुम्हें मार देगा। इस बात पर ताइची कहता है कि अगर हम दोनों भागते रहे तो ये हॉर्स हम दोनों को मार देगा, इससे अच्छा यही होगा कि हम दोनों में से कोई एक तो बच जाए। और अब ये कहकर ताइची उस हॉर्स की तरफ दौड़कर जाता है और वो उसे एक पत्थर मारता है, और अब वो हॉर्स भी ताइची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी का अटैक आकर उस हॉर्स को लगता है। उसके बाद हम एक एडवेंचरर को देखते हैं जो ताइची से कहता है कि तुमने ये बहुत ही बढ़िया टॉन्टिंग की, और उसके बाद वो एडवेंचरर उस हॉर्स से लड़ने लग जाता है। तभी एक एरो हॉर्स को लगता है। तभी हम एक और एडवेंचरर को देखते हैं जो कहता है कि ऑब्सीडियन हॉर्स काफी ज्यादा टफ होते हैं और मिथिल का एरो उन पे काफी अच्छा वर्क करता है। अब ताइची एक जगह पर बैठा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि ऑब्सीडियन हॉर्स वो क्या होता है। तभी वो एडवेंचरर बताता है कि इन हॉर्स के अंदर जो खून है वो ऑब्सीडियन से बना है, और इसी वजह से इन्हें ऑब्सीडियन हॉर्स कहते हैं, और ये हॉर्स काफी ज्यादा डेंजर होते हैं। तभी वो एडवेंचरर रिन और ताइची को बताता है कि ऑब्सीडियन हॉर्स फायर को ब्रीथ कर सकते हैं, वो मीट भी खा सकते हैं, और वो इंसानों पर हमला भी कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है, और वो भी एक एडवेंचरर थी। वो उन सभी को साइड हटने के लिए कहती है, और अब वो एक मैजिक को कास्ट करती है और वो उस हॉर्स को जला देती है। और उसके बाद हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है, उसका नाम मेजिला होता है, और जो फर्स्ट वाला एडवेंचरर था उसका नाम बेरेडा होता है। वो मेजिला से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी मेजिला रेगुल्टा से कहती है कि तुम उस हॉर्स के हॉर्न्स को रिट्रीव कर लो। तभी रेगुल्टा कहता है कि मुझे लगा था कि मेहनत और मुश्किल काम बेरेडा की जॉब है। तभी हम ताइची को देखते हैं जो कि सोचने लग जाता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि ये मेरा वर्ल्ड नहीं है, हम किसी दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हैं जहाँ पर मैजिक, मॉन्स्टर और मिथ्रिल के एरो भी है। और ये जो वर्ल्ड है ये बिल्कुल गेम की तरह है, लेकिन ये एक रियल वर्ल्ड है। और अब ताइची सोचता है कि ये कंफर्म है कि हम एक इसी का ही वर्ल्ड में आ चुके हैं। और अब ताइची डिसाइड करता है कि वो और रिन एक ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे वो इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे रेगुल्टा ताइची से कहता है कि तुम यहाँ के नहीं लग रहे, तुम्हारे कपड़े भी बिल्कुल अलग है, और तुम्हें ऑब्सीडियन हॉर्स के बारे में भी नहीं पता। और रेगुल्टा ताइची से कहता है कि मुझे तुम्हारे ये कपड़े काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं। तभी बेराडा कहता है कि रेगुल्टा तुम चुप हो जाओ, इनसे सवाल जवाब मत पूछो, इनकी भी कुछ प्राइवेसी होगी। तभी मेजिला रिन और ताइची से कहती है कि अगर तुम दोनों बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। और अब मेजिला उन दोनों को बताने लग जाती है कि वेगन्स जो कि टाउन की ओर जा रहे थे उनके ऊपर अटैक हुआ, और ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि तुम दोनों के पास में कोई भी वेपन नहीं है। तभी बेराडा कहता है कि टाउन में चीजें काफी ज्यादा खराब हो रही है। तभी ताइची
पूछता है कि आखिर तुम किस टाउन की बात कर रहे हो। तभी बेराडा कहता है कि मैं एस्पायर टाउन की बात कर रहा हूँ। तो ताइची बेराडा से पूछता है कि क्या तुम हमें उस टाउन तक ले जा सकते हो। तो बेराडा कहता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें उस टाउन में ले जा सकता हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में रिन एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी ताइची उसके पास आता है और वो रिन से कहता है कि मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारा बर्ताव इतना बदला बदला क्यों है। रिन कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी ताइची कहता है कि मुझे अच्छे से पता है जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम चुप हो जाती हो। अब ताइची पूछने लग जाता है कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया। तभी रिन कहती है कि तुम ऐसा कभी भी मत करना, तुम मुझे बचाने के लिए उस हॉर्स के पास गए, अगर वो हॉर्स तुम्हें मार देता तो वैसे भी मैं अकेली हो जाती। और अब ताइची रिन से कहता है कि अच्छा तो तुम उस वक्त की बात से नाराज हो। और अब ताइची भी रिन से कहता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कोई भी मुसीबत आएगी तो हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। और इस बात से रिन भी एग्री करती है। और उसके बाद जैसे ही सुबह होती है वो सभी लोग एस्पायर टाउन में पहुंच जाते हैं। और अब वो रिन और ताइची को बताने लग जाते हैं कि ये टाउन काफी ज्यादा बिजी रहता है और ये एलिस्टेन मैजिक किंगडम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अब वो एडवेंचरर रिन और ताइची को एडवेंचरर गिल्ड का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि सामने ही एडवेंचरर्स की गिल्ड है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या सच में तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक काम है। तभी ताइची कहता है कि अब वो इस वर्ल्ड में आ चुके हैं तो उन्हें जॉब के तौर पर कुछ ना कुछ काम तो करना होगा। तभी रिन कहती है कि हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि हम किस काम को कर सकते हैं। और अब रिन और ताइची उन तीनों एडवेंचरर को थैंक यू बोलते हैं, जहाँ वो एडवेंचरर रिन और ताइची को कुछ पैसे देते हैं। और वो कहते हैं कि जब तक तुम यहाँ पर नए हो इन पैसों का यूज कर लेना, तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं है, तुम इन पैसों से वेपन भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट सीन में रिन और ताइची एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे डॉर्फ और एडवेंचरर होते हैं। और वहाँ पर उन्हें एक मेन्यू मिलती है जो कि एडवेंचरर्स के बारे में होती है। और उस मेन्यू को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो यहाँ की लैंग्वेज कैसे पढ़ पा रहे हैं, यहाँ तक कि वो यहाँ के लोगों से बात भी कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट आती है, जिसके पास में एक क्रिस्टल होता है। और वो कहती है कि मैं आपका मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट करूंगी। और ये टेस्ट करने के लिए रिन और ताइची को उस क्रिस्टल को टच करना होगा। लेकिन अब इस बात को सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है। अब सबसे पहले रिन उस क्रिस्टल पर हाथ रखती है, जहाँ उस क्रिस्टल के अंदर अलग अलग कलर के पॉइंट दिखते हैं, जिसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और अब वो रिन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो कहती है कि तुम भी इस क्रिस्टल पर हाथ रखो। अब ताइची उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है। अब ताइची के हाथ रखते ही वो क्रिस्टल टूट जाता है। और वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम बस 1 मिनट रुको। ये कहकर वो चली जाती है। और फिर वो गिल्ड मास्टर को लेकर वापस आती है। और उस गिल्ड मास्टर का नाम जिराड होता है। और जिराड कहता है कि अभी हम आपको एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सकते। तभी रिन कहती है कि इसका मतलब हम कभी भी एडवेंचरर नहीं बन सकते। तभी जिराड कहता है कि इसका नाम म्यूरा है और तुम दोनों को इसके साथ जाना होगा, अगर तुम इसके साथ नहीं गए तो तुम कभी भी एडवेंचरर नहीं बन सकते। नेक्स्ट सीन में रिन और ताइची म्यूरा के साथ में एक घर पे आ जाते हैं। और अब वो दरवाजा खटखटाते हैं, जहाँ एक लेडी उस दरवाजे को खोलती है। और उस लेडी को देखकर रिन ताइची की आंखें बंद कर देती है। तभी हम उस लेडी को देखते हैं जिसने अजीब कपड़े पहने हुए थे। तभी मयूरा उस लड़की से कहती है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तभी वो लड़की कहती है कि ये मेरा घर है तो मैं कैसे भी कपड़े पहन सकती हूँ। और वो लेडी अपना नाम लेमिया बताती है। और उसके बाद वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं। अब लेमिया ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि गिल्ड के अंदर जो मेजरिंग डिवाइस था वो उन दोनों के मैजिकल पावर को टॉलरेट नहीं कर पाया। और अब लेमिया उन दोनों को एक डिवाइस देती है जो कि उनकी पावर को मेजर करेगा। लेकिन उस डिवाइस में ताइची का कैपेसिटी 0 दिखाता है। और उसके बाद लेमिया कहती है कि अब तुम दोनों ही मेरे स्टूडेंट हो। तभी हम एक किंगडम को देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि हम खोए हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं, और असल में वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो कि इस वर्ल्ड में समन हुए हैं। वो पर्सन कहता है कि हमारे लीडर को तुमसे काफी सारी उम्मीदें हैं, और वो कहता है कि तुम जाओ और उन्हें ढूंढो जो कि दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। और वो पर्सन एक लीफ को अपने हाथ में लेता है। असल में ये वही लीफ थी जो ताइची के कान के पास आकर उसका नाम पुकार रही थी। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है।
चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में लेमिया उन दोनों का रिजल्ट देखती है और उस रिजल्ट को देखकर लेमिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन ताइची को लगता है कि उसकी कैपेसिटी 0 है। और उसके बाद लेमिया ताइची को बताती है कि तुम्हारी मैजिक कैपेसिटी 1,20,000 है और वहीं तुम्हारी मैजिक स्ट्रेंथ 40,000 है। और उसके बाद लेमिया ताइची से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। और उसके बाद लेमिया रिन को बताती है कि तुम्हारी मैजिक कैपेसिटी 37,000 है और तुम्हारी मैजिक स्ट्रेंथ 5,000 है। और उसके बाद लेमिया कहती है कि मुझे ये कहना होगा कि ये नंबर काफी अच्छे हैं। और तभी हम म्यूरा को देखते हैं जो कहती है कि लेमिया इलिस्टेन मैजिक किंगडम की सबसे टॉप मैज है और इसकी मैजिक कैपेसिटी बस वो इतना ही कहती है। तभी लेमिया बोलती है कि मेरी मैजिक कैपेसिटी 43,000 है और मेरी स्ट्रेंथ 6,000 है। और फिर लेमिया उन दोनों को बताने लग जाती है कि मयूरा की मैजिक कैपेसिटी 35,000 है और उसी के साथ उसकी स्ट्रेंथ 3,800 है। अब इन सारी बातों को सुनकर रिन और ताइची सोचने लग जाते हैं कि हम तो इनसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी लेमिया बोलती है, वो कहती है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी पावर्स है लेकिन तुम इन्हें यूज करना नहीं जानते, तो तुम मेरे हिसाब से छोटे बच्चे हो। तभी म्यूरा कहती है कि मैजिक पावर को यूज करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर तुम दोनों ने अपनी मैजिकल पावर को ठीक से यूज करना नहीं सीखा तो ये मैजिक तुम्हें भी खत्म कर सकता है। तभी ताइची कहता है कि अगर हमने मैजिक की अच्छे से ट्रेनिंग की तो आखिर हम क्या कर सकते हैं। लेमिया कहती है कि तुम दोनों एस रैंक से ऊपर के एडवेंचरर हो, यहाँ तक कि तुम टॉप रॉयल मेजेस से भी ऊपर हो। अगर तुमने अच्छे से ट्रेनिंग की तो तुम किसी भी वॉर के अंदर एक नेशन को भी खत्म कर सकते हो। और ये बात सुनकर ताइची काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो लेमिया कहती है कि अगर तुम्हारा खुद का नेशन होगा तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसे होंगे और इसी के साथ तुम्हारी जितनी मर्जी होगी तुम उतनी शादियां कर सकते हो। और ये बात बोलते हुए लेमिया ताइची के काफी ज्यादा पास आ जाती है और इस चीज से रिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में अगली सुबह हो जाती है जहाँ वो सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ब्रेकफास्ट करते हुए लेमिया कहती है कि तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, तुम इसे अपना ही घर समझो। और फिर लेमिया बताने लग जाती है कि आखिर मैजिक क्या होता है। मैजिक स्पेल एक तरह की टेक्निक होती है जिससे कि जो स्पिरिट होती है वो उन्हें मैजिक पावर प्रोवाइड करती है। और अब ये बात सुनकर ताइची अपने मन में सोचता है कि स्पिरिट ये तो पक्का एक फैंटेसी वर्ल्ड है। तभी रिन कहती है कि इसका मतलब तो ये होगा कि हम बिना स्पिरिट की मदद से स्पेल कास्ट नहीं कर सकते। लेमिया कहती है कि इस वर्ल्ड में 4 तरह के एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, फायर, वाटर, वाइंड एंड अर्थ, और यही मैजिक को कास्ट करने में काम आते हैं। तो रिन कहती है कि इसका मतलब तुम स्पिरिट को स्पेल कास्ट करके देती हो, उसके बदले स्पिरिट तुम्हें मैजिक देता है। इस बात पर लेमिया कहती है कि रिन तुम तो काफी ज्यादा समझदार निकली। और फिर लेमिया उन्हें समझाते हुए कहती है कि नॉर्मली मैजेस चूज नहीं करते कि उन्हें कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज करना है, वो स्पिरिट होती है जो उन्हें चूज करती है कि वो किस तरह के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे। और वैसे भी एक मैज एक तरह का एट्रीब्यूट्स ही यूज कर सकता है और उन्हें हम सिंगल मैजिशियन कहते हैं। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है जहाँ पर कुछ पर्सन एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि म्यूरा जो कि एक ड्यूल मैजिशियन है और ये फायर और अर्थ एट्रीब्यूट्स को यूज करती है, और मैं ट्रिपल मैजिशियन हूँ, मैं फायर, वाटर और वाइंड को यूज कर सकती हूँ। लेकिन रिन तुम बिल्कुल अलग हो, तुम चारों ही एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकती हो। और ये बात सुनकर ताइची भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो पूछने लग जाता है कि आखिर मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ। तभी लेमिया कहती है कि तुम एक मैज नहीं हो, तुम एक सोर्सरर हो। एक मैज स्पेल का यूज करता है और वहीं सोर्सरर सोर्सरी का यूज करता है। असल में मैजेस प्रॉपर स्पेल का यूज करते हैं ताकि वो स्पिरिट से पावर ले सके, लेकिन वहीं एक सोर्सरर सोर्सरी के अंदर स्पिरिट का यूज करता है। लेकिन सोर्सरर को चाहिए कि वो स्पिरिट के साथ में एक ऐसा कॉन्टेक्ट बनाए जिससे कि स्पिरिट उसकी हर एक कमांड को फॉलो करे। और एक मैजिक जो कि उन दोनों के बॉन्ड से बनता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब लेमिया ताइची की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है तुम अच्छे से समझ गए, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि तुम एक नेशन तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तभी ताइची कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी नेशन को डिस्ट्रॉय करूं। इस बात पर लेमिया कहती है कि तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है फिर भी तुम इस काम के लिए मना कर रहे हो। और उसके बाद लेमिया ताइची को कहती है कि ऐसे यूनिक मैजिशियन हमने आज तक नहीं देखे, अभी तक हमें यह भी नहीं पता चला कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है। कुछ ऐसे सोर्सरर भी होते हैं जो स्पिरिट के साथ में कांटेक्ट नहीं करते बल्कि वो खुद ही एंशिएंट सोर्सरी को कंट्रोल करते हैं
वो लाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके साथ डार्कनेस और स्पेस टाइम को भी। तो जब तक तुम्हें खुद के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। नेक्स्ट सीन में वो बाहर आ जाते हैं जहाँ लेमिया ताइची को समझाती है। वो कहती है कि तुम्हें सबसे पहले मैजिक को मेटेरियलाइज करना होगा और अपने हाथों में लाना होगा। लेकिन तभी हम ताइची को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा थक जाता है। तभी लेमिया कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा पावर है, अगर तुम उन पावर्स को मेटेरियलाइज नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं। और तभी हम ताइची को देखते हैं जिसे एक आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई उसे गुड लक बोलता है। और ताइची लेमिया से कहता है कि क्या अभी तुमने कुछ कहा? तो लेमिया कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और अब लेमिया ताइची को डांटते हुए कहती है कि तुम इस काम पर कंसंट्रेट करो, नहीं तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। और वहीं हम मियूरा को देखते हैं जो कि रिन को फायर मैजिक के बारे में बता रही होती है और वो बताने लग जाती है कि फायर मैजिक को कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद मियूरा बताती है कि तुम्हें किसी भी मैजिक को फॉर्म करने के लिए तुम्हारे दिमाग में उसकी स्ट्रॉन्ग इमेज होनी चाहिए और तुम्हें फायर मैजिक चैंट करने के लिए फायर बोलना होगा जो कि एक सिग्नल होता है। अब रिन भी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि आखिर फायर कैसी होती है। और फिर वो सोचती है कि फ्यूल और ऑक्सीजन को मिलाने से आग बन जाएगी। और अब इसी तरह सोचकर वो फायर को एक्टिवेट कर लेती है। तभी हम मियूरा को देखते हैं जो कहती है कि रिन, आखिर तुमने ये कैसे किया? तभी रिन कहती है कि मैंने साइंस क्लास में फायर के बारे में पढ़ा था। और फिर रिन बात बदलते हुए कहती है कि मियूरा, तुम एक अच्छी टीचर हो। और तभी मियूरा भी रिन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम भी एक अच्छी स्टूडेंट हो जो कि एक बार बताने पर सीख गई। मुझे तुम्हारा टीचर बनके काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि आगे चलकर हम दोनों बराबर हो जाएं। और उसके बाद रिन मियूरा से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। तुमने मुझे बताया था कि किसी भी मैजिक को परफॉर्म करने के लिए उसके बारे में सोचना होता है। फ्लेम्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी अगर हम अपने मन में किसी और केमिकल रिएक्शन को करें। और ऐसा कहते ही रिन का जो फायर मैजिक होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो फायर ब्लू कलर की दिखने लग जाती है। और उस फायर को देखकर मियूरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर रिन ने पहली बार में ही ब्लू फायरबॉल कैसे क्रिएट कर लिया। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताइची को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा थक चुका था। तभी ताइची के पास में रिन आती है और वो कहती है कि आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तो ताइची कहता है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं सीख पाया। रिन उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बार बार ट्राई करना चाहिए। और अब ताइची खड़ा होता है और वो भी मैजिक करने वाला था, लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि ताइची, तुम्हारे अंदर काफी अच्छी पावर है और वो पावर तुम्हारी बॉडी के सेंटर में है। और अब इस बात को सुनकर ताइची अपने मैजिक पावर को अनलॉक कर लेता है और उस मैजिक को वो अपने हाथ में मेटेरियलाइज कर लेता है। रिन कहती है कि तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग रात का खाना खा रहे होते हैं जहाँ ताइची को काफी ज्यादा भूख लगी थी तो वो काफी ज्यादा खाना खा रहा था। और तभी हम लेमिया को देखते हैं जो ताइची से कहती है कि मैजिक यूज करने से हमारी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो तुम जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो। और अब जैसी रात होती है हम मियूरा को देखते हैं जो कि किसी बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो वो लेमिया के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने उन दोनों को देखा है, वो लोग मुझे नॉर्मल इंसान नहीं लगते। और वो पूछती है कि लेमिया, क्या तुम्हें उनके बारे में कोई ऐसी चीज पता है जो शायद तुम मुझसे छुपा रही हो? तभी लेमिया कहती है कि इस एरिया के अंदर कुछ खतरनाक होने वाला है और उस चीज को लेकर मैं भी काफी ज्यादा परेशान हूँ। और अब हमें ताइची और रिन को 3 वीक के अंदर ही ट्रेन करना होगा। और अब मियूरा कहती है कि 3 हफ्तों के अंदर हम उन्हें ट्रेन कर पाएंगे। और अब नेक्स्ट सीन में हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक गोडेज के आगे प्रिंसेस बैठी हुई थी और वो प्रार्थना करते हुए कहती है कि जो लोग भी दूसरे वर्ल्ड से आए हैं तुम उनकी सुरक्षा करना और उन पे अपनी ब्लेसिंग देना। और उसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइची की ट्रेनिंग पूरी तरह से हो चुकी थी और ताइची अपना ग्रेजुएशन एग्जाम दे रहा होता है जहाँ उसके सामने एक वुल्फ होता है और ताइची उस वुल्फ को आसानी से हरा भी देता है। और दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो कि काफी सारे रेबिट से लड़ रही होती है और अब रिन ने भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस की थी और वो भी बिल्कुल ट्रेंड थी, तो वो स्वॉर्ड ऑफ लाइटनिंग गॉड का यूज करती है और उन सारे रेबिट्स को हरा देती है। और तभी उसके पीछे ताइची भी आ जाता है जहाँ रिन ताइची से पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, जहाँ ताइची खुश होते हुए कहता है कि मैंने 3 वुल्फ को मार गिराया और ताइची उन वुल्फ्स के दांत भी दिखाता है। और इन सारी चीजों को लेमिया और मयूरा दूर से देख रहे होते हैं और अब वो दोनों आपस
आपस में बात करते हैं, जहाँ मेरा कहती है कि रिन के जो वेव्स अटैक थे जो कि अर्थ, वाटर और वाइंड से थे वो काफी अच्छे अटैक थे। और तभी लेमिया कहती है कि तुम्हारे मुंह से मैंने पहली बार किसी की तारीफ सुनी है। तभी मेरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, रिन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और वो बताती है कि रिन ने सिर्फ मैजिक सीखा ही नहीं बल्कि उसने अपना खुद का मैजिक भी क्रिएट कर लिया। तभी वहाँ पर एक ऑब्सिडियन हॉर्स आता है जिसे देखकर लेमिया कहती है कि रुको। तभी हम रिन और ताइची को देखते हैं और वो भी उस हॉर्स को देख लेते हैं, जहाँ ताइची कहता है कि अब हम इस हॉर्स से डरकर नहीं भागेंगे। और ऐसा कहते ही वो दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो उस ऑब्सिडियन हॉर्स को हरा देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग वापस घर आ जाते हैं, जहाँ वो सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि रिन और ताइची ने ग्रेजुएशन एग्जाम को अच्छे से पास कर लिया था। और तभी हम लेमिया को देखते हैं जो कहती है कि आज जी भरकर खा लो क्योंकि आगे तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाने को नहीं मिलेगा। तभी ताइची कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। इस बात पर म्यूरा कहती है कि हम दोनों को एस्पायर किंगडम में एडवेंचरर बनाने के लिए भेजा जा रहा है। तभी लेमिया कहती है मुझे पता है कि तुम दोनों दूसरे वर्ल्ड से आए हो। ताइची कहता है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली। लेमिया कहती है कि मैंने इस बारे में पढ़ा था। तभी म्यूरा उन सभी को बताती है कि समनिंग मैजिक काफी ज्यादा रेयर होता है। जो सोर्सरर स्पेस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं वही ये समनिंग मैजिक कर सकते हैं। और ये बात सुनकर ताइची कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम उस पर्सन को भी आसानी से ढूंढ पाएंगे जिसने हमें इस वर्ल्ड में समन किया है। और अगर हमने एक बार उस पर्सन को ढूंढ लिया तो हम उससे पूछेंगे कि आखिर उसने हमें इस वर्ल्ड में क्यों भेजा है। और इस बात पर लेमिया कहती है कि शायद ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट सीन में ताइची अपने रूम में होता है, जहाँ वो अपने हाथ की ओर देखता है और कहता है कि क्या सच में मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और तभी ताइची को फिर से वो आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। अब ताइची उठता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन फिर से आवाज आती है कि तुम आगे बढ़ते रहो, हम जल्द ही मिलेंगे। और इसी के साथ चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम ताइची को एक जगह पर देखते हैं जहाँ उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और फिर ताइची की आंख खुलती है। उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। और फिर ताइची बताता है कि उसे इस किंगडम में आए हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं। जब मैं इस किंगडम के अंदर आया था तब मुझे अपना गिल्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया था। और ताइची बताता है कि यहाँ पर ई रैंक के क्वेस्ट करके मैं थोड़े बहुत पैसे भी कमा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रही होती है जो कि इलिस्टन किंगडम के बारे में होती है। और उस बुक में लिखा हुआ था कि जो इलिस्टन किंगडम है उसमें आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मैजिक का यूज करती है। तभी रिन कहती है कि शायद इसी वजह से इलिस्टन किंगडम को मैजिक किंगडम कहा जाता है। तभी उसके पास में ताइची आता है और वो कहता है कि इस वर्ल्ड में एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होते। तभी रिन ताइची से कहती है कि अभी हम दूसरे वर्ल्ड में है तो हमें इस वर्ल्ड की सारी नॉलेज होनी चाहिए। और तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि होटल की रिसेप्शनिस्ट होती है। वह उन दोनों के पास आती है और वो उन्हें ब्रेकफास्ट देती है। और आखिर में वो एक लेटर भी देती है जो कि गिल्ड की तरफ से आया था। ताइची उस लेटर को पढ़ता है जहाँ उसे पता चलता है कि गिल्ड मास्टर ने उन दोनों को गिल्ड में बुलाया है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों गिल्ड मास्टर के पास में जाते हैं और वहीं ताइची गिल्ड मास्टर से कहता है कि हम लोग यहाँ पर रोज आते हैं तो आखिर आपने हमें लेटर देके क्यों बुलाया। और तभी हम उस रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो ताइची को एक और लिस्ट देती है जिसमें कुछ क्विस्ट होते हैं। और अब जैसे ही ताइची उस लिस्ट को देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि अब उन दोनों को एक बार को इन्वेस्टिगेट करना है और उनको बारटेंडर के साथ में इंक्वायरीज भी बनानी होगी और इसके लिए उन्हें 7 सिल्वर रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर रिन और ताइची कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा। और फिर गिल्ड मास्टर कहता है कि हमें पता चला है कि यहाँ पर जो भी सामान चोरी हो रहा है वो स्मल्स के थ्रू स्मगलर किया जा रहा है। और इस बात पर ताइची कहता है कि ये तो डी रैंक का क्वेस्ट है। तभी हम उस रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो कहती है कि कोई भी एडवेंचरर अपनी रैंक से ऊपर का एक क्वेस्ट ले सकता है। और फिर रिन उस लिस्ट को देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि पहले ही 2 एडवेंचरर इस क्वेस्ट को फेल कर चुके हैं। और फिर रिन पूछती है कि अगर हम लोगों से भी ये काम नहीं हुआ और ये फेल हुआ तो क्या होगा। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर दूसरी बार में भी कोई फेल हुआ तो फिर हमें सी रैंक के एडवेंचरर को बुलाना होगा और इस काम
के लिए हमें उन्हें दुगना पैसा देना होगा। और अब गिल्ड मास्टर कहता है क्योंकि तुम दोनों लेमिया के स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये काम करना चाहिए, और वैसे भी अगर तुम इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाए तो तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक मार्केट में आ जाते हैं। रास्ते में चलते हुए ताइची रिन से कहता है कि लेमिया ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी एनर्जी को फाइट के अलावा किसी दूसरी चीजों में वेस्ट ना करूं, और वो रिन से ये भी कहता है लेमिया ने कहा था कि मैं अपने फिजिकल इनहेंसमेंट की लेवल को 30 से नीचे रखूं। और उसके बाद हम रिन को देखते हैं जो कि मार्केट में से कुछ फ्रूट्स खरीदने लग जाती है, लेकिन उन फ्रूट्स की कीमत काफी ज्यादा होती है। वो सेल्समैन बताता है कि 3 फ्रूट की कीमत 1 सिल्वर कॉइन है। तभी ताइची कहता है कि 1 सिल्वर कॉइन 10,000 यान के बराबर होता है, तुम ये फ्रूट्स काफी ज्यादा महंगे बेच रहे हो। तभी वो शॉप ओनर कहता है कि इस फ्रूट का नाम मेलिला है और पूरे टाउन में इस फ्रूट की कमी है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें सस्ते दामों पर बेच रहा हूँ। और वो शॉप ओनर ये भी कहता है कि मैंने कुछ फ्रूट्स और मंगाए हैं लेकिन वो अभी तक मेरी शॉप तक नहीं पहुँचे। और फिर वो एक स्कैरी रूमर्स के बारे में बताता है कि जितने भी वेगन्स होते हैं जो टाउन के अंदर फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, उन लोगों पर मॉन्स्टर हमला कर रहा है और इसी वजह से विलेज के अंदर काफी कमी हो रही है। और अब ताइची को बुरा लगता है तो वो उस आदमी से फ्रूट खरीद लेता है। और अब ताइची रिन को बताता है कि जैसा उस शॉप ओनर ने बताया कि मॉन्स्टर वेगन्स को मार देते हैं, जिस वजह से कोई भी सामान टाउन के अंदर नहीं आ पाता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बार के अंदर आ जाते हैं और अब ताइची बारटेंडर के पास जाता है और उससे वो एक ड्रिंक मांगता है। और बारटेंडर कहता है कि हम इतनी वीक ड्रिंक नहीं देते। और इस बात पर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी हंसने लग जाते हैं। अब ताइची को भी बुरा लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास में वीक ड्रिंक नहीं है तो मुझे पानी ही दे दो, मैं उससे काम चला लूंगा। और ये बात सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है। और तभी हम उस बारटेंडर को देखते हैं जो कि उन दोनों को पानी देता है और वो पानी देकर कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई तो बात है, तुम ऐसी ड्रेस में भी बार के अंदर आ गए। अब ताइची उस बारटेंडर को रूमर्स के बारे में बताता है और वो कहता है कि लोगों ने कहा है जो सामान पूरे मार्केट में नहीं मिलता वो इस बार के अंदर मिल जाता है। लेकिन बारटेंडर को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि आगे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी रिन कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें पता होगा कि मार्केट में ट्रबल को लेकर बहुत ही शॉर्टेज है, तो हम तुमसे एक डील करने के लिए आए हैं। अब ताइची उस बारटेंडर से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है कि जितना भी सामान चोरी हुआ है हम उसको ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तभी हम उस बारटेंडर को देखते हैं जो कि उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों नौसिखिया हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम इस चीज से दूर रहो। और तभी ताइची उस टेबल पर काफी सारे पैसे रखता है और वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए आया था जो कि इस मार्केट में नहीं मिलता। अब उन पैसों को देखकर वो बारटेंडर उनकी बात नहीं मानता, लेकिन उस बार के अंदर जितने भी गुंडे होते हैं वो सभी उनके पास आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन रिन और ताइची काफी ज्यादा पावरफुल थे, वो आसानी से उन सभी लोगों को हरा देते हैं। और अब ताइची उनसे पूछने लगता है कि आखिर हमें मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है। और फिर वो आदमी कहता है कि मुझे उसका नाम याद नहीं है, और वो कहता है कि वेगन से जो भी सामान चोरी हो रहा है वो सब उन्हें ही बेचता है। और अब ताइची पूछता है कि आखिर वो सामान तुम्हें कहाँ से मिलता है। तो वो आदमी कहता है कि हमें वो सारा सामान टाउन के एंट्रेंस से मिलता है। तभी वो बारटेंडर बोलता है पहले यहाँ पर वो सारा सामान मिलता था, लेकिन तुम दोनों इस मामले से दूर रहो। अब रिन और ताइची को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी तो वो लोग उस बार से बाहर आ जाते हैं। और अब ताइची सोचता है कि ये लोग वो नहीं हो सकते जिन्होंने डी रैंक के एडवेंचरर को हराया है। तभी उन दोनों को महसूस होता है कि कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। और अब थोड़ी देर में वो उन्हें ढूंढ भी लेते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे। वो 3 एसोसिएशन होते हैं और उन तीनों को टास्क मिला था कि उन्हें रिन और ताइची को मारना है, और इसीलिए वो एसोसिएशन रिन और ताइची के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी ताइची देखता है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। तभी रिन ताइची से कहती है कि अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो हम कभी भी गिल्ड के क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी ताइची कहता है कि अगर ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके पास में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी। ताइची अपने फिजिकल इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करता है। वो एक एसोसिएशन पर अटैक करता है, लेकिन ताइची ने काफी ज्यादा मैजिक का यूज किया था, इसलिए वो एसोसिएशन दीवार से भिड़ जाती है। और अब वो एसोसिएशन भी एक स्मोक निकालती है और वो रिन और ताइची की तरफ फेंक देती है, जिससे वहाँ पर काफी सारा धुआं हो जाता है। और उस धुएं का फायदा उठाकर 2 एसोसिएशन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक एसोसिएशन जो कि बेहोश थी वो वहीं पर रह जाती है। नेक्स्ट सीन
सीन में हम उसी एसोसिएशन को देखते हैं जिसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था और गिल्ड मास्टर उस एसोसिएशन से कहते हैं कि मैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिर अब तक तुम जिंदा कैसे हो। जहाँ तक मुझे पता है कि किसी एसोसिएशन को कोई काम मिलता है और उस दौरान अगर वो पकड़े जाते हैं तब या तो उनके साथी ही उसे मार देते हैं या वो खुद ही अपनी जान ले लेते हैं, लेकिन आखिर तुमने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। और फिर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर काफी सीक्रेटली लाया गया है, इसीलिए शायद तुम्हारे साथियों को नहीं पता चला कि तुम कहाँ हो। और गिल्ड मास्टर ये भी बताता है कि तुमने जिस लड़के पर अटैक किया था वही लड़का तुम्हें इस जगह पर कैद करके गया है। तभी हम रिन और ताइची को देखते हैं जिन्होंने वो क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया था और उन्हें अपना रिवॉर्ड भी मिल चुका था। तभी होटल की रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि उनसे मिलने कोई आया है और तभी हम देखते हैं कि वो मयूरा होती है। तभी मयूरा कहती है कि मैंने सुना है जो वेगन्स होते हैं वो सामान लेकर टाउन की तरफ आते हैं, लेकिन बीच में कोई मॉन्स्टर आता है और उन वेगन से वो खाना चोरी करके उन्हें मार देता है और इस वजह से विलेज में खाने पीने की चीजें काफी कम हो रही हैं। और मयूरा बताती है कि तुम्हारे ऊपर जिन्होंने अटैक किया है और जो लोग टाउन के एंट्रेंस में खाना चोरी करवा रहे हैं ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो सकती है। अब ताइची कहता है कि 2 दिन पहले हमने एक सिल्वर कॉइन के 3 फ्रूट खरीदे थे, लेकिन आज वही फ्रूट एक सिल्वर कॉइन का 1 मिल रहा है। अब ये बात सुनकर मयूरा रिन और ताइची को अपने साथ एक पार्टी बनाने के लिए कहती है ताकि वो सभी लोग मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाए। और अब वो तीनों इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ मयूरा काफी ज्यादा खुश होती है कि उसके साथ में रिन और ताइची है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उनके सामने कुछ फार्मर्स होते हैं। वो उन फार्मर से कहते हैं कि हमें मेलिला फ्रूट को प्रोटेक्ट करने का काम मिला है। तभी एक फार्मर आगे आता है और वो ताइची को अपना नाम बताता है। उसका नाम लेथ होता है। वो कहता है कि सबसे पहले हम तुम्हें वो सभी खेत दिखा देते हैं जिसमें हम मेलिला फ्रूट लगाते हैं। और तभी ताइची को वहाँ पर एक और एडवेंचरर दिखता है और उसे भी मेलिला फ्रूट को प्रोटेक्ट करने का काम मिला है। और फिर वो ताइची से हैंडशेक करता है। अब ताइची को कासिम से हैंडशेक करते हुए बहुत ही अजीब फील होता है और उसके बाद वो सभी लोग मेलिला फ्रूट के फील्ड देखने आ जाते हैं। तभी रिन को वहाँ पर कुछ अजीब सा सेंस होता है और रिन को पता चलता है कि जो मॉन्स्टर है वो उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। अब वो सभी लोग देखते हैं जहाँ उन्हें वो सारे मॉन्स्टर दिख जाते हैं। अब उन मॉन्स्टर को देखकर ताइची म्यूरा से कहता है कि तुम उन छोटे वाले मॉन्स्टर को संभालो, तब तक मैं उस बड़े वाले मॉन्स्टर को संभालता हूँ। उसके बाद मयूरा शुरू हो जाती है। वो उन सभी छोटे वाले ऑर्क को मार देती है। अब ताइची उस बड़े वाले ऑर्क के पास में जाता है और वो डिसाइड करता है कि फिजिकल एनहेंसमेंट 30 से 35 के बीच रखूंगा। और ये कहने के बाद वो अपना मैजिक कास्ट करता है और वो आसानी से उस ऑर्क को भी खत्म कर देता है। अब जैसे ही रात होती है वो सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो आज का इवेंट है वो शायद मलिला फ्रूट की चोरी के बारे में हो सकता है। तभी म्यूरा कहती है कि अगर ऐसी बात है और अगर वो लोग हमें इस बात से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम उन्हें दिखा देंगे कि हमारी क्या पावर है। और उसके बाद हम जंगल में एक रेड लाइट को देखते हैं और उस रेड लाइट के बीच में काफी सारे मॉन्स्टर मरे हुए थे। तभी वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उन सारे मॉन्स्टर के ब्लड को कलेक्ट करके एनर्जी को स्टोर कर रही होती है और वो अपने मन में कहती है कि जितने भी एडवेंचरर है मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम उसी एसोसिएशन को देखते हैं जो सोचती है कि ताइची काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो चाहता तो उसी फाइट के दौरान वो उसे मार सकता था, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तभी हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि उस एसोसिएशन के पास में आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या अब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम क्या करने वाली हो। जहाँ वो एसोसिएशन कहती है कि हाँ मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ताइची और उसकी टीम को देखते हैं जो कि मेलिला फ्रूट की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। अब रास्ते में चलते हुए मयूरा उन सभी लोगों को रोकती है क्योंकि उसे सामने कुछ फुटप्रिंट दिखाई देते हैं और वो फुटप्रिंट आगे की ओर जा रहे थे। अब वो सभी लोग उस फुटप्रिंट का पीछा करते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक कैंप फायर दिखती है जहाँ एक फार्मर उस कैंप फायर को चेक करता है और कहता है कि ये अभी भी गर्म है, मुझे लगता है वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तभी हम रिन को देखते हैं जो कि अपने मैजिक से चेक करती है कि आखिर यहाँ पर कौन है। तभी रिन को पता चलता है कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई है
जो कि उनके पास है। अब वो सभी लोग भागते हुए आगे जाते हैं, जहाँ उन्हें वो 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि मेलिला फ्रूट को चोरी करते हैं। अब ताइची उन चोरों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है जो मेज इनको प्रोटेक्ट कर रहा था वो अभी यहाँ पर नहीं है। और तभी हम चोरों को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और वो अपने हथियार निकालने लग जाते हैं। अब ताइची आगे आता है और उन लोगों से कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें सरेंडर करना होगा। अब वो आदमी ताइची से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जहाँ ताइची बताता है कि हम एडवेंचरर है और हमें चोरों को पकड़ने का काम मिला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने उन तीनों चोरों को बांध दिया था, जहाँ एक चोर कहता है कि आज ही के दिन उस मेज को कहीं जाना था, अगर आज वो यहाँ पर होती तो हम इस तरह पकड़े नहीं जाते। अब हम ताइची को देखते हैं जो कि उन तीनों चोरों को समझाने लगता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। और उसके बाद वो फार्मर उन तीनों चोरों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। और उसके बाद हम कासिम को देखते हैं जो कि ताइची और उसकी टीम को थैंक यू बोलता है और आखिर में वो ताइची से हैंडशेक करता है। लेकिन इस बार भी हैंडशेक करते हुए ताइची को अच्छा नहीं लगता। अब ताइची पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारा हाथ इतने सॉफ्ट क्यों है? जहाँ तक मुझे पता है मेलिला फ्रूट को उगाना काफी ज्यादा हार्ड काम होता है, तो आखिर तुम्हारा हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हो सकते हैं? तभी मयूरा कहती है कि तुम ऑर्क के बारे में भी जानते हो, लेकिन तुम दूसरी साइड पे रहते हो जहाँ लोगों को ऑर्क की नॉलेज नहीं होती, तो आखिर तुम्हें ऑर्क के बारे में कैसे पता चला? और अब ताइची भी कासिम से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कौन हो? और तभी हम कासिम को देखते हैं जो कि एक डरावनी स्माइल के साथ कहता है, आखिर तुम लोगों ने मेरा पता लगा ही लिया, मैं वही था जिसने ऑर्क को तुम्हें मारने के लिए भेजा था और फार्मर्स को कन्वेंस करके मेलिला फ्रूट की रिपोर्ट करने के लिए भी मैंने ही कहा था। तभी मेरा कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो कासिम कहता है कि मुझे पता था कि अगर गिल्ड में रिपोर्ट करेंगे तो गिल्ड वाले तुम तीनों को ही यहाँ भेजेंगे। असल में मैं तुम तीनों की पावर देखना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम तीनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी हम वहाँ पर एक लड़की को भी देखते हैं, वो कासिम को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। और अब वो लड़की कहती है कि मैंने एक मैजिक का यूज किया था जिससे रिन और मयूरा अपने मैजिक से मुझे नहीं ढूंढ पाए। तभी हम ताइची और उसकी टीम को देखते हैं जो कि उस लड़की से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपना नाम ग्रेमी बताती है और वो कहती है कि मैं रिन और मयूरा से फाइट करूंगी, जहाँ कासिम कहता है कि मैं अकेला ही ताइची को संभाल सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जहाँ रिन और मयूरा ग्रेमी से लड़ने लग जाते हैं। और फाइट करते हुए मयूरा ग्रेमी से कहती है कि अगर तुम अपनी प्रेजेंस को छुपा सकती थी तो आखिर छुपकर तुमने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया? जहाँ ग्रेमी कहती है कि मैं पीछे से हमला नहीं करती। और ये बात सुनकर मयूरा सोचती है कि ये लड़की बैटल को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहती है। तभी रिन अपने फायर मैजिक का यूज करती है और ग्रैनी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ग्रैनी अपने विंड मैजिक का यूज करके उस फायर को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद रिन डस्ट और वेयरवेंट का अटैक करती है और वहीं रिन सोचती है कि मयूरा अपने फिजिकल इनेजमेंट को रीअप्लाई कर रही है, तब तक मुझे इसे रोकना होगा। तभी हम ग्रेमी को देखते हैं जो कि आसानी से उस अटैक को भी डॉज कर लेती है। अब रिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो अर्थ और वाटर मैजिक का यूज करती है। अब इस मैजिक को देखकर ग्रेमी काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाती है कि रिन दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज कर सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कासिम और ताइची को देखते हैं जो कि आमने सामने थे, जहाँ ताइची कासिम से पूछता है कि तुम्हारे पास तो कोई भी हथियार नहीं है, तो आखिर तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? इस बात पर कासिम कहता है कि मेरे पास हथियार नहीं है, लेकिन मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल के अंदर से फोर्स एलिमेंटल निकलता है। तभी ताइची कासिम से कहता है कि शायद तुमने मुझे हल्के में ले लिया। उसके बाद ताइची अपना फिजिकल इनेजमेंट मैजिक का यूज करता है और उस फोर्स एलिमेंट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ताइची उस फोर्स एलिमेंटल के आर पार हो जाता है। तभी कासिम बताता है कि इस एलिमेंटल के पास कोई भी बॉडी नहीं है, इसीलिए तुम इसके आर पार जा सकते हो। और अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम इस एलिमेंटल के ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। अगर ये एलिमेंटल किसी के ऊपर फिजिकल अटैक करे तो वो उसे काफी ज्यादा डैमेज दे सकता है। तुमने ऑर्क को एक ही पंच में हरा दिया था, लेकिन इस एलिमेंटल के सामने तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है कि तुम इस बैटल को जीत पाओ। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रेमी और रिन की फाइट को देखते हैं। अब रिन को भी पता चल चुका था कि ग्रेमी के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा। इसके बाद मयूरा अपने फिजिकल इनेजमेंट का यूज करती है और ग्रेमी के ऊपर अटैक करती है और उसे देखकर रिन कहती है कि मयूरा इस तरह फाइट करती रही तो वो बहुत जल्दी थक जाएगी। तभी हम ग्रेमी को देखते हैं जो कि मयूरा को एक पंच मार
मारती है, जिससे मयूरा काफी दूर जाकर गिरती है और अब मयूरा को पंच मारने के बाद वो रिन की तरफ आगे बढ़ती है। अब फिर से हम ताइची को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस फोर्स एलिमेंटल का पैर काट देता है, लेकिन उस एलिमेंटल का पैर फिर से जुड़ जाता है। तभी कासिम कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि कोई भी फिजिकल अटैक इस पर काम नहीं करेगा। अब वो एलिमेंटल ताइची के ऊपर काफी सारे अटैक करने लग जाता है। अब कासिम काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि तुम्हारी दोस्त रिन जो कि फायर मैजिक का यूज कर सकती है, वो इस जगह पर होती तो वो शायद इस एलिमेंटल को हरा भी सकती थी, लेकिन मुझे तुम्हारा सोचकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर ताइची कहता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो। अब कासिम एक रेड कलर की बॉल निकालता है और अपने एलिमेंटल को खिलाते हुए कहता है कि अब नेक्स्ट स्टेज पर जाने का टाइम हो गया है। अब उस बॉल को खाने के बाद वो एलिमेंटल रेड कलर में बदल जाता है। कासिम अपने एलिमेंटल को ताइची पर अटैक करने के लिए कहता है और अब उस एलिमेंटल के अटैक से ताइची दूर जाकर गिर जाता है। ताइची नोटिस करता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तभी कासिम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी फिजिकल इनहेंसमेंट पावर मेरे रेड एलिमेंटल के सामने कुछ भी नहीं है। अब ताइची पूछता है कि कासिम क्या तुम मुझे मार दोगे, जहाँ कासिम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ताइची को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। कासिम कहता है कि जो तुम्हारी दो दोस्त है जो कि अभी ग्रेमी से फाइट कर रहे हैं, मैं उन्हें होस्टेज बनाकर रखना चाहता हूँ। ताइची चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम रिन और म्यूरा के साथ में क्या करना चाहते हो। कासिम कहता है कि ये बात तुम पर डिपेंड करती है, मैं जो भी तुमसे कहूंगा अगर तुम वो करोगे तो मैं उन दोनों को कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उन दोनों को ऐसे आदमियों के हवाले कर सकता हूँ जो कि कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ग्रेमी को देखते हैं जिसने उन दोनों को नीचे गिरा दिया था, जहाँ रिन और मयूरा वापस खड़ी होती है और वो कहती है कि हम वापस से मैच करना चाहते हैं। अब मयूरा उठती है और ग्रेमी से फाइट करने लगती है, जहाँ ग्रेमी कहती है कि क्या यही तुम्हारा प्लान था। तभी रिन अपने मैजिक से ग्रेमी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ग्रेमी उस अटैक को डॉज कर लेती है। तभी अचानक से म्यूरा ग्रेमी को एक किक मार देती है। तभी हम वापस से रिन को देखते हैं जो कि डस्ट कैस्केड का यूज करती है और उस मैजिक को अपने फायर मैजिक से कंबाइन करती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर ग्रेमी कहती है कि ये बहुत ही मजेदार था। तभी एकदम से मयूरा उसके पास में आती है और अपनी स्वॉर्ड से वो ग्रेमी के ऊपर एक कट लगा देती है। तभी हम कासिम को देखते हैं जो कि उनके पास आ जाता है और वो ग्रेमी से कहता है कि तुम हार चुकी हो, और फिर वो रिन और म्यूरा को कहता है कि तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अब कासिम के पास में हम ताइची को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। कासिम कहता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ताइची मेरे रेड एलिमेंटल से काफी देर तक लड़ता रहा। तभी रिन कासिम से कहती है कि तुम ताइची को छोड़ दो, लेकिन कासिम कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। यहाँ ताइची अपने मन में सोच रहा था कि मेरे पास ऐसी पावर थी जिससे मैं नेशन तक को खत्म कर सकता था, और यहाँ तक कि मैंने रिन से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन यहाँ मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब सोचते हुए ताइची एक अलग जगह पर आ जाता है जहाँ उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें पावर की जरूरत है, और ताइची हाँ में जवाब देता है, जहाँ उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि मैं रूल ब्रेक करके तुम्हें ये पावर तो दे सकती हूँ, लेकिन ये पावर तुम्हें काफी ज्यादा पेन करेगी, जिससे तुम्हें जीते जी मौत का एहसास होगा। अब ताइची कहता है कि चाहे जैसा भी हो तुम मुझे वो पावर दो, मैं रिन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हम उस स्पिरिट को देखते हैं जो कि ताइची को पावर दे देती है। ताइची खड़ा होता है, लेकिन वो रेड एलिमेंटल उसे दूर गिरा देता है। इस बार ताइची कहता है कि ये अटैक बिल्कुल यूजलेस था। अब ताइची गुस्से से कासिम की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम रिन और मयूरा को डिफाइल कर दोगे, और इसी वजह से अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद ताइची एक अटैक करता है जिससे कासिम का वो एलिमेंटल हवा में उड़ जाता है, और अब ताइची चिल्लाते हुए खड़ा होता है और वो कहता है कि कासिम अब तुम्हारी बारी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ताइची ने काफी ज्यादा पावर का यूज किया था, इसीलिए उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, और इसी के साथ उसे अपने शरीर में काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। तभी ताइची को फिर से वो आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें काफी ज्यादा पेन होगा। अब ताइची को काफी ज्यादा दर्द तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कासिम के ऊपर एक विंड अटैक करता है। उस अटैक से कासिम का एक हाथ कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कासिम और ग्रेमी को देखते हैं जो कि वहाँ से कहीं जा रहे होते हैं, और रास्ते में चलते हुए कासिम कहता है मैंने जितना सोचा था वो लोग उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिन ताइची के ऊपर
सुपर हीलिंग मैजिक का यूज कर रही होती है और उसके बाद यह चैप्टर एंड हो जाता है।